हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर्स के बारे में जानेंगे और भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और हम कुछ जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है उससे हम कुछ रिलेटेड चीज़ें ही देखेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, हमने देखा कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में वो कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज के बारे में देखा, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखा, यूरोपियन स्टेट्स के बारे में जाना। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था, जर्मनी में स्टार्ट हुआ था और अदर कंट्रीज में धीरे धीरे फिर वो आता गया। फिर रॉ मटेरियल की नीड्स क्या थी और इस रॉ मटेरियल की होड़ में, इस रॉ मटेरियल को पाने के चक्कर में कई कॉलोनीज जो है उन्होंने कैप्टिवेट मतलब अपने कब्जे में करके कई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके अपनी कॉलोनीज बनाई। तो ये सारी चीजें जो हमने 9th क्लास में देखी थी। अब जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, बड़ा बनने की चाह और मतलब सबसे ऊंचा बनने की जहाज में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारी कंट्रीज, ऑटोमन एम्पायर, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ गई। लड़ाई के लिए इतनी आगे बढ़ गई थी कि इसे क्या कहा जाने लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम बोलते हैं लेकिन इसमें सारी जो कंट्रीज हैं, पूरे विश्व की सारी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इतना मतलब वर्ल्ड वॉर की उपाधि क्यों दी गई इस 4 साल के युद्ध को, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो 1914 से 1918 का जो ड्यूरेशन है, इस समय जो है ये घटना घटी थी, ये वर्ल्ड वॉर जो पूरा विश्व युद्ध की घटना घटी थी। तो देखेंगे हम। तो you learned about the process of industrialization and development of democracy in the previous chapter. In 19th century, the people of Europe were benefiting from the spread of industry and democratic ideas. तो हमने 9th क्लास में उससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जाना था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग नेशंस में कैसा आया ये हमने जाना था। अब 19th सेंचुरी में जो वहाँ यूरोप में रहने वाले लोग थे उनको क्या हो रहा था, उनके साथ क्या हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे थे। किससे? जो इंडस्ट्री स्प्रेड हो रही थी और जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो उपज रहे थे उनके कारण, और उनको बेनिफिट हो रहा था क्योंकि उन्हें कंट्रोल करके रखा था। बहुत सारी जो कॉलोनीज उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखी थी उनमें उनका कंट्रोल था, वहां से उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे, लोग उनकी गुलामी करते थे, तो बहुत सारी बेनिफिट्स उनको मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे 20th सेंचुरी आया तो गवर्नमेंट को एक हॉरिफाइंग एरर का सामना करना पड़ा। तो हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करना की कोशिश करेंगे ये जो डेवलपमेंट है इन नेशंस के बीच में, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये सारे नेशंस के बीच में, वो कैसे जो है एक डिजास्टरस एपिसोड में कन्वर्ट हो गया। एक डिजास्टर्स एपिसोड मतलब एक दिल दहलाने वाला एक एपिसोड हो गया, जो जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत मतलब एक रोंगटे खड़े होने वाला एक जो है सीन हम मानते हैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। सो यू मे हैव लर्नड अबाउट दिस वॉर, सीन फिल्म्स अबाउट वॉर्स एंड रेड अबाउट द वॉर्स इन द न्यूज़पेपर। इन द ओल्डन डेज व्हेन टू कंट्रीज वेज्ड वॉर देयर एनिमीज कॉन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड। तो आपने कहीं ना कहीं वॉर्स के बारे में फिल्म्स में देखा है, टीवी में देखा है, न्यूज़पेपर्स में रीड किया हुआ होगा। तो जब पुराने समय में जब वॉर्स होते थे तो दो कंट्रीज क्या करते थे, अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो उनकी आर्मीज जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती थी, एक दूसरे से लड़ाई लड़ती थी बैटलफील्ड में। तो यहाँ पे कौन होते थे? योद्धा होते थे, वॉरियर्स होते थे, मेंस होते थे, मोस्टली मेंस होते थे इस युद्ध में, जो घुड़सवारी करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे। किससे? धनुष बाण से, बोस एंड आरो से, धनुष बाण से, भाले से, स्पीयर्स भी एक तरीके का भाला होता है, लैंसर्स, ठीक है, जो ऐसे मार के फेंका जाता है ना, जैसे जैवलिन थ्रो में जब मार के, तो उसको वो पॉइंटेड होता है लकड़ी, तो उसे स्पीयर्स कहा जाता है। तो भाला, और एक लंबा भाला होता है उसे लैंसर्स कहा जाता है, और बहुत सारे अलग अलग वेपन्स थे। जो विक्टोरियस आर्मी होती थी वो would loot and pillage the villages and towns of the defeated country, carrying away and enslaving women and children. तो जो विक्टोरियस आर्मी होती थी, विक्टोरियस मतलब जो जीत जाती थी वो आर्मी, जैसे कि हमने कलिंग वॉर में देखा था, तो कलिंग वॉर में हमने देखा, बहुत सारे ऐसे वॉर्स में हमने देखा है जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो आर्मी जीत जाती है वो क्या करती थी,
वो जो जो हारी हुई जो जनता है, जो विलेज और टाउन है, उनको जाके लूटती थी। उसके जो डिफीटेड कंट्री है, उनकी वुमेन्स और जो बच्चे हैं उनको अपना गुलाम बना के रख लेती थी। वुमेन्स के साथ रेप किया जाता था और उनकी जो भी बूटीज होती थी, मतलब जो भी अनाज है, धन है, उसे वो लूट लेते थे। तो ड्यूरिंग मुगल टाइम्स न्यू वेपन्स वे यूज्ड इन बैटल सच एज गन्स, cannons and gunpowder, but the way war was waged changed drastically after industrial revolution in Europe। तो मुगल टाइम्स के समय ही जो नए नए वेपन्स है वो आ गए थे बैटल्स पे। तो क्या क्या थे, जैसे गन्स हो गए, कैनन्स हो गए और गन पाउडर हो गया। तो गन्स मतलब जो बंदूकें हो गई और कैनन मतलब तोप, और गन पाउडर जिसमें अगर हम आग लगा दें तो बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। और ये जो वॉर करने का जो तरीका है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो कैनन्स, ठीक है, कैनन्स जो आपने देखा होगा जिसमें गोला डाला जाता है, जिससे जो जो भी बम है वो बहुत दूर जाके, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाकर वो फटता है। और वैसे ही ऑटोमेटिक मशीन गन्स आ गई, सबमरीन्स आ गए। तो मशीन गन्स जिसमें कंटिन्यू जो है गोलियां चलती जाती है। सबमरीन क्या होता है, जो पनडुब्बी बोला जाता है। तो सबमरीन क्या है, पानी के अंदर में भी चल सकती है। और वैसे ही जो ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट बाय व्हीकल्स, तो अब गाड़ियां आ गई थी। तो इस गाड़ियां में, ठीक है, गाड़ियां आ गई थी। तो गाड़ियों में जो सेना है, जो ट्रूप्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाना भी बहुत इजी होता था। और रेल्स जो है, रेलवेज के आने के बाद जो नेचर है वॉर का वो तो काफ़ी हद तक बदल गया, क्योंकि जो रेलवेज है उसमें बहुत सारे लोग जो है एक समय में एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, where early two countries faced each other on the battlefield, the 20th century witnessed world war in which lakh of civilian peoples were killed and countless were crippled। अब जो हमने पहले वॉर्स देखा, पहले के क्लासेस में वॉर देखा, 8th 7th 6th 7th 8th से हम वॉर देखते आ रहे हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो वॉर अभी हो रहे थे, इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व था। तो स्टार्टिंग जो 20th सेंचुरी में थी, ये पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व था। और ये जो वॉर है इसमें लाखों करोड़ों लोग, ठीक है, लाखों तो गिनती में आता है, लेकिन एक्चुअल में जो करोड़ों लोग हैं वो क्या हो गए, खत्म हो गए। और कई जो है क्रिपल्ड, मतलब या तो बेरोजगार हो गए या तो फिर वो अपंग हो गए। तो सम बेसिक फैक्ट्स हमको देखना है वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो कंट्रीज जिन्होंने ये वर्ल्ड वॉर लड़ा, ठीक है, तो आगे जो है हम ये जानेंगे कि इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। तो इससे पहले हमको देखना है जो कंट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व थे। तो इसमें थे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमैन एम्पायर, टर्की, ये एक साइड में थे। और दूसरे साइड में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 2 पक्ष थे, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज थी। तो वॉर कब से कब हुआ, अगस्त 1914 से नवंबर 1918 में। और कितने लोग इस वॉर में अफेक्ट हो गए, तो ये इसको तो हमको टेबुलर फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो इतने सारे लोग, तो आप मतलब दिल दहलाने वाला जो ये क्या वो है, काउंट्स है। तो देखिए अलग अलग कंट्रीज में इतने सारे लोग जो है, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, और इतने उसमें से मारे गए, इतने उसमें से जख्मी हुए, और इतने जो है प्रिजनर्स बना दिए गए। तो आप सोच सकते हैं अब इतने लोगों को प्रिजनर्स बनाया गया, तो उस प्रिजनर्स को रखते कहाँ रहे होंगे। तो आप एक समझ सकते हैं छोटी सी कोठरी में कितने लोगों को डाला जाता होगा, वो कैसे रहते रहे होंगे, कितनी दयनीय स्थिति रही होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो व्हाई डू वी कॉल इट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर हम क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि कुछ ही कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ कंट्रीज का हमने नाम देखा, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अब इसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, बैरिंग फ्यू लाइक स्विट्जरलैंड, फॉट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद अमेरिका ज्वाइनिंग इन 1917। तो अमेरिका जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उसमें इन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ ही रहे थे। लेकिन अमेरिका ने कब ज्वाइन किया, 1917 में। सो बट द इम्पैक्ट वॉज नॉट फेयर जस्ट अक्रॉस द 2 कॉन्टिनेंट बट अक्रॉस ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड।
तो ये जो इम्पैक्ट था, ये जो वॉर का इम्पैक्ट था, ये सिर्फ इन कॉन्टिनेंट्स में ये जो कंट्रीज लड़ रहे थे उनके बीच में नहीं था, ये पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट था। इसका खामियाजा जो है पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा था। कैसे? दिस इज बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज डिप्लॉयड द पीपल एंड रिसोर्सेस ऑफ देयर कॉलोनी इन ऑल कॉन्टिनेंट्स इन ऑन ऑल बैटल फ्रंट्स। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन ब्रिटिश आर्मी। तो जो यूरोपियन कंट्रीज वहां पे लड़ रहे थे, और आपको ये पता है कि यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, क्लास 9 में हमने पढ़ा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके वहां अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी। तो जब ये वॉर चालू हुआ तो वो जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं उनको, और वहां के जो सोल्जर्स हैं उनको इन्होंने वर्ल्ड वॉर में भेजा। वैसे ही जैसे कि इंडिया के कई लाखों सोल्जर्स जो है इस ऐसा पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी वो वहां पे वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए थे। तो हमको आइडेंटिफाई करना है ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली और अदर कंट्रीज जो मैप ऑफ यूरोप में हमको दिखते हैं। तो अगर हम आज देखें तो टुडे ऑल दिस कंट्री आर इंडस्ट्री डेवलप्ड एंड हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये सारी कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियली क्या है, डेवलप्ड है, और इनके पास अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। दैट मीन्स देयर गवर्नमेंट आर रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड सम और अदर वे। तो डेमोक्रेसी के बारे में हमको पता है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी? जिसमें अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो देश को चलाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर का जो है सीन हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सारे कंट्रीज जो है एक पक्ष में थे, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, और नेक्स्ट जो था सेकेंड ग्रुप जो था ब्रिटिश एम्पायर था, फ्रांस था, रशियन एम्पायर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हमने देखा 1917 में इसने ज्वाइन किया। तो ये जो कंट्रीज है ये यहाँ पे है, ठीक है। आप देखिए ये फ्रांस, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद ये आपका फ्रांस हो गया और ये आपका रशिया हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो था वो क्या था, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। तो ये इस सीध में है और ये बाकी लोग, ठीक है। और ब्रिटिश एम्पायर, देखिए ये ब्रिटिश एम्पायर है लेकिन उन्होंने अपनी कॉलोनीज में बना के रखी थी उस समय। तो कॉलोनीज उन्हें इंडिया, पाकिस्तान और ये देखिए पूरा यहाँ पे इधर 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 अफ्रीका में, ये सारी चीज़ हम पहले से जानते आ रहे हैं। हमने पहले के जो अपने चैप्टर्स हैं 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने अपने जो है एम्पायर कैसे फैला के रखे थे। तो ये पूरा जो है ये सिनेरियो है जो हमको मैप में पता चलता है 1914 से 1918 के बीच का। तो यहाँ पे यूरोप का मैप है 1914 में। तो ब्रिटिश और इनका एलीज और जर्मन एलीज, तो यहाँ पे बताया गया है। मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ इस मैप से, इसलिए मैंने दूसरा मैप आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है, लेकिन ये क्या है, उस समय का बना हुआ मैप है तो उतना मतलब एक्यूरेसी के साथ उतना नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप को ये मैप देखना है तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके जो है चैनल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टडी करने का कोशिश करिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड, अब ये चालू कैसे हुआ, अब लड़ाई चालू कैसे होती है। अगर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में 4-5 बच्चे मतलब ऐसे ही 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो ग्रुप में कैसे लड़ाई होती है, एक ने किसी को कुछ बोला, ठीक है, या एक ने किसी को धक्का दिया, तो वो जो दो ग्रुप है वो दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के विपक्ष में एक दूसरे से लड़ाई चालू कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है, एक पक्ष ने कुछ बोला, एक पक्ष ने कुछ कांड किया और दूसरा जो पक्ष है फिर उसके बाद जो है उन्होंने ग्रुप बना लिया और ये जो है फिर एक विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। तो बात कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्या बात थी हमको देखेंगे। अ वेरी माइनर इंसिडेंट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एनेक्स इट्स स्मॉल नेबर साइबेरिया, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटा इंसिडेंट है जिसके कारण ये पूरा वॉर जो विश्व युद्ध जो 4 साल चला वो चालू हुआ। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ये क्या करना चाहते थे कि साइबेरिया जो उनका नेबर था उसको वो अपने अधीन कर ले, उसमें जाके वो कब्जा कर ले। दिस the nationalist Siberian people, they wanted to teach their bigger neighbor a lesson as warning। अब इससे जो साइबेरिया के जो नेशनलिस्ट लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत चिढ़ मच गई और वो चाहते थे कि वो एक मतलब जो उनसे बड़ा जो एक उनका नेबर है ऑस्ट्रो हंगरी, तो उसको हम जाकर लेसन मतलब उनको एक लेसन सिखाएं। तो वन हाईली पैट्रियोटिक साइबेरियन सिटीजन, तो एक हाईली पैट्रियोटिक साइबेरियन सिटीजन था जिसका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया गया था, उसने क्या किया, एसेनेट कर दिया। एसेनेट करना मतलब गोली मार देना, ठीक है। तो उसने गोली मार दी
आर्च डुक ऑफ ऑस्ट्रिया का। तो जो आर्च डुक मतलब एक हाई पद का जो एक इंसान था ऑस्ट्रिया का, उसको जाकर उसने गोली मार दी, ठीक है, एनकाउंटर कर दिया, और उसका और उसके वाइफ का। कहाँ पे, जो प्लेस था सराजेवो, ठीक है, जून 1914 की बात है। यहाँ पे उन्होंने जाके ये कांड किया। कोई था एक हाईली पैट्रियोटिक सेब्रियन सिटीजन था। अब ऑस्ट्रेलिया जो है लॉन्च्ड एन अटैक ऑन साइबेरिया टू एवेंज द मर्डर। अब इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, उसने साइबेरिया में जाकर वहां पर, भाई मर्डर हुआ है उनके देश के एक प्रमुख व्यक्ति का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने साइबेरिया में इस मर्डर का जो बदला है उसको लेने के लिए वहां अटैक कर दिया। तो रशिया केम टू एड ऑफ साइबेरिया वेल जर्मनी एडेड ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें जो है देखिए दोस्त आ गए। अब इसमें क्या हुआ, रशिया जो है वो साइबेरिया के लिए आया, ठीक है, साइबेरिया का हाथ बढ़ाया, के साथ दोस्ती करके उसका साथ दिया। उसके बाद जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रिया का साथ दिया और इंश्योर किया ये जो बैटल स्टार्ट हुई उसको। अब उसके बाद फिर जो है फ्रांस, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज जो हैं वो भी इस वॉर में खींचे चले आए। तो व्हाई डिड ऑल दिस कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट? वी नीड टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स व्हेन वी लुक फॉर द रूट कॉज बिहाइंड सच ए मोमेंटस एपिसोड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब भाई बाकी कंट्रीज को क्या था, क्यों वो वहां पे जब साइबेरिया और ऑस्ट्रिया लड़ रहे हैं, उनके साइबेरिया के लोग ने, ठीक है, एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रिया के एक ऊंचे पद के व्यक्ति को और उसकी वाइफ को मर्डर करके उनकी हत्या कर दी। तो बाकी कंट्रीज को क्या था? तो ये एक रूट कॉज हमको पता करना है। और ये जो मोमेंटस एपिसोड है, मोमेंटस मतलब दिल दहलाने वाला जो एपिसोड है ना वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसको हमको जानना है। तो वन कॉजेटिव फैक्टर वाज चेंजिंग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कंट्रीज। दे वर ऑल इंडस्ट्रियलाइजिंग रैपिडली, सो देयर वर इंटेंस कंपटीशन अमंग देम टू बिकम मोर पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड। अब इसका एक प्रमुख कारण, कॉजेटिव फैक्टर मतलब इसका कारण क्या है, ठीक है, कॉज मतलब कारण, ठीक है, तो कॉजेटिव फैक्टर इसका ये हो सकता है जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स उस समय कंट्री का। तो हमको पता है ये जो समय था, ये जो दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। अब जो सारी कंट्रीज जो है वो रैपिडली क्या होती जा रही थी, इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था अलग अलग कंट्रीज में पावरफुल बनने का। तो हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में देखा, 9th क्लास में देखा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बिगेन हुआ था जर्मनी में, ब्रिटेन में, और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, और 19th सेंचुरी में जर्मनी भी जो है ब्रिटेन का बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रशिया भी सिमिलर अटेम्प्ट्स ले रहे थे। तो Industrialization required mineral resources, large market and colonies. So there was a fierce competition between the countries to gain control of mineral-rich regions in Europe around the world. अब industrialization जो है इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। अब मिनरल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या है मिनरल रिसोर्सेज है। वैसे ही पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। और भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़े मार्केट की ज़रूरत होती है, कॉलोनीज की ज़रूरत होती है। तो फियर्स मतलब एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था कंट्रीज के बीच में, ताकि वो जो मिनरल रिच रीजन्स है यूरोप को, उसको हथिया सके। तो ओल्डर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है जैसे कि ब्रिटेन, उसने अपना जो कंट्रोल है वो पूरे जगह तो अपने रीजन्स में फैला के ही रखा था। और जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज हो गई थी वो कैप्चर करना चाहती थी ये जो रीजन ब्रिटेन के पास है उनको। इसलिए फॉर एग्जाम्पल जर्मनी अटैक्ड फ्रांस इन 1871, कैप्टिव द मिनरल रिसोर्स अल्सैक लॉरियान रीजन। इट ऑल्सो एनेक्स्ड द पोलिश टेरिटरी। तो इसलिए जो जर्मनी ने फ्रांस में 1871 में अटैक किया, ताकि जो उसके जो मिनरल रिसोर्सेस है उसको वो हथिया सके। इन दोज डेज ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज हेल्प्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय ग्रोइंग नेवल पावर। अब उस समय जो है ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बहुत हद तक जो है, जो मतलब एक नेवल पावर जो था ना उसके पास में, नेवल पावर क्या होता है, नेवी का पावर, उससे उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिल रहा था, उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हद तक हो रहा था। तो कंट्री रूल्स द सी, सो इट वाज एबल टू एक्सपांड इट्स ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर इट्स कॉलोनी।
तो जो कंट्रीज जो है वो समुद्र के ऊपर अपना दबदबा बना के रखना चाहती थी। तो क्योंकि भाई उस समय जो है ट्रेड जो है वो वया सी ज़्यादा होते थे, तो ट्रेड रूट्स जो है मोस्टली सी रूट्स होते थे। तो अपना जो कंट्रोल अगर सी पे है तो अपना व्यापार जो है वो पूरे विश्व में फैला सकते थे। तो टोटल कंट्रोल्स जो है इन कॉलोनीज की और मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल था इस कॉलोनीज में। तो जर्मनी न्यू इट वुड हैव टू फर्स्ट चैलेंज ब्रिटिश मैरिटाइम डोमिनेसी इफ इट विश टू इंटरलाइज एंड एक्सपांड इट्स ट्रेड। तो जर्मनी को पता था कि ये जो ब्रिटेन का इतना दबदबा है, जो सी रूट उसने कैप्चर करके रखा है, तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, जो ब्रिटेन का जो मैरिटाइम मतलब जो समुद्री जो रास्ता है जिसमें जो डोमिनेंस है उसका, जिसका पकड़ है, उसको हटाना है, उसको अपने अधीन में करना है, अगर वो चाहता है कि वो ज़्यादा जल्दी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए और ज़्यादा जल्दी पावरफुल हो जाए और ज़्यादा जल्दी अपना व्यापार जो है पूरे विश्व में फैला सके। बट द कंट्री हैड ओनली वन हार्बर इन नॉर्थ सी। लेकिन जो जर्मनी है उसके पास एक ही हार्बर था नॉर्थ सी में। इट नीड टू गेन एक्सेस टू अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन टू एंश्योर फ्री पैसेज फॉर इट्स शिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो चाहते थे, इट नीडेड, उसको ज़रूरत थी कि वो अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन में कब्जा जाके करके करे, ताकि अपने जो शिप्स है वो आराम से उसको पास कर सके। लेकिन ऐसा काम करने के लिए उनको नेवल फ्लीट जो है उसका जो ब्रिटेन में है उसका पहले से जो है उसको उनको कब्जा करने की जरूरत थी। सो द कंट्री फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इट्स मैरिटाइम स्ट्रेंथ्स इवन एज इट केप्ट एक्सपांडिंग इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कंट्रीज जो है अपना मैरिटाइम जो स्ट्रेंथ है, जो समुद्र में जो पकड़ है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, उसको ज़्यादा ही कोशिश करती थी, रेदर देन एक्सपैंडिंग अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए और जो इन्फ्लुएंस है अपना वो करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड लेके चलते जाती थी। तो क्या चीज़ें करती थी, फोकस करती थी अपने मैरिटाइम स्ट्रेंथ को, ठीक है, अपना जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपना जो दबदबा है, इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करती थी। तो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो टेंशन वॉज बिल्डिंग अप बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 19th century एंड द पावरफुल कंट्रीज फेल्ट दैट सूनर और लेटर वॉर वॉज इनविटेबल। तो टेंशन बहुत ज़्यादा था उस समय, बहुत ज़्यादा टेंशन था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में 19th century के एंड में। और जो पावरफुल कंट्रीज है उनको कहीं ना कहीं पता था कि आज नहीं तो कल, ठीक है, वॉर तो होने वाला है, वॉर तो पक्का होने वाला है। तो नन ऑफ देम वाज कीन टू फाइट अ वॉर ऑन देयर ओन, सो दे साइंड सीक्रेट ट्रीटीज विद वन अनदर। तो हर मतलब जो वहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे कंट्रीज के नाम लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे से वॉर करने के लिए कोई भी उतना इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने सीक्रेटली ट्रीटीज साइन करके रख दी थी। ट्रीटीज क्या होता है, एक एग्रीमेंट, आप बोल लो कि भाई हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या करना है। तो प्राइमरी कंडीशन क्या थी इस ट्रीटीज की, इस एग्रीमेंट की, कि अगर एक कंट्री ने वहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया तो जो ट्रीटी का जो पार्टनर है वो वहाँ पे उनकी मदद करने आएगा, कम टू इट्स एड, मतलब वहाँ पे उसको मदद करने आएगा। तो फॉलोइंग ट्रीटीज जो है वो ब्रेकआउट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसका मतलब आपने समझा, जैसे कि ब्रिटेन में कोई लड़ाई हुई, ठीक है, ब्रिटेन में लड़ाई हुई, तो फ्रांस अगर उसके साथ ट्रीटी का पार्टनर है तो वो उसकी हेल्प करेगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो ट्रिपल अलायंस हुआ। तो दिस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी है ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में हुआ 1882 में। तो इसमें यह हुआ था कि ये तीनों कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की कि अगर, ठीक है, फ्रांस या रशिया या कोई भी कंट्रीज जो है यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद क्या था, ट्रिपल एंटीज। तो ये फ्रेंच वर्ड है, इसका भी मतलब अलायंस एग्रीमेंट ही है। तो फ्रांस, रशिया ये अब बहुत अनईजी थे कि जर्मनी जो है बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी मतलब एक ब्लेवरेजेस मतलब बहुत ही मतलब मशहूर बनते जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की ट्रिपल अलायंस के नाम पे, तो ट्रिपल एंटीट बोला जाता है। तो एट द सेम टाइम तो ब्रिटेन जो है वो वरी था कि जर्मन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहा है। तो इसलिए तीन कंट्रीज जो एग्रीमेंट में आई 1907 में कि, ठीक है, कि इस कंडीशन में कि अगर किसी ने भी उसमें अटैक किया तो जो एनिमी कंट्री है तो वो उसका असिस्टेंट करेगा। तो फ्रांस,
ठीक है। तो फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन ने ये ट्रीटी साइन की कि अगर कोई दूसरा नेशन उनके ऊपर हमला करता है तो वो उनकी मदद करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू ट्रीटीज, तो इन 2 ट्रीटीज के अलावा भी जर्मनी ने बहुत सारे अलग अलग ट्रीटीज साइन किए। तो उन्होंने ओटोमन एम्पायर के साथ भी ट्रीटी साइन की और टर्की से को प्रॉमिस किया कि अगर रशिया ने अटैक किया जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को तो वो उसकी हेल्प करेगा। वैसे ही रशिया जो है वो एग्रीमेंट में आया साइबेरिया के साथ में कि अगर रशिया साइबेरिया के एड में उनकी मदद करेगा अगर ऑस्ट्रिया ने उसको अटैक किया तो ये कॉम्प्लेक्स वेब बनते जा रहा था। बहुत सारी ट्रीटी साइन हो रही थी और बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे को मतलब प्रॉमिस करते जा रही थी कि हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक किया तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, हमारे ऊपर कोई अटैक किया तो तुम हमारा हेल्प करोगे। तो इस तरीके से चेन बनता जा रहा था, एक वेब बनता जा रहा था। तो इससे जो है यूरोप जो है वो 2 कैंप्स में बट गया। तो वन अलायंस वाज लेड बाय, तो एक अलायंस था जर्मनी, मतलब एक का लीडर था जर्मनी और एक का था ब्रिटेन। तो टेंशन जो है वो दोनों अलायंसेस के बीच में बढ़ती जा रही थी और इट वाज इन दिस वोलेटाइल सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में जो एड्रिच ऑफ ओडिशा और इसकी जो वाइफ है वो एसनेट हो गए। ठीक है, उस समय उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये जो एसनेशन था वो ऑस्ट्रिया को एक एक्सक्यूज दिया कि वो साइबेरिया पे जाके अटैक करे और रशिया इस वॉर में एंटर हुआ साइबेरिया को सपोर्ट करने के लिए और जर्मन जो है वो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आया। तो इस तरीके से जो है धीरे से जो है वॉर स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुमको हिलने नहीं दूंगा। तो इस तरीके से एक जो मेरे फ्रेंड को मारा तो इस तरीके से एक चेन बनता जा रहा था जिसमें जो कार्टून में ये बताया जा रहा है कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज जो है एक के बाद एक जो है वॉर में आते जा रहे थे। तो आगे जो हम देखेंगे अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रिज्म। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।